अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो फर्स्ट ओडीआई मैच होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बनती नजर आती है, क्या खबरें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए, पाकिस्तान के पास इनिशियली तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन के लिए तीन ऑप्शन थे। फखर जमान था, अब्दुल्ला शफीक था और साथ में साइम अयूब थे। लेकिन फखर जमान अब चूंकि अनफिट हो गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं ली, तो इसलिए अब ओपनिंग पे दो ही ऑप्शन बचते हैं, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब। और अगर आप गौर करें तो पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के लिए इन दोनों की जोड़ी ही ओपनिंग करती नजर आती है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो साउथ अफ्रीका की सीरीज थी उसमें भी इन दोनों ने ओपनिंग की, ऑस्ट्रेलिया में भी इन दोनों ने ओपनिंग की। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो 3 डक्स अब्दुल्ला शफीक ने ली थी, तो उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफीक को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हटा दिया गया था, इस पेयर से रिमूव कर दिया गया था। लेकिन अब फिर उनकी वापसी हो रही है और साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे। साइम अयूब के लिए भी जो ओडीआई फॉर्मेट है वो इसलिए बेहतर है कि उसमें उन्हें कम चांसेस लेने पड़ते हैं, उसमें उन्हें सेट होने का ज्यादा मौका मिल जाता है टी20 के मुकाबले में। और एक दफा जब वो सेट हो जाएं, थोड़ा सा वो टाइम ले लें, तो उसके बाद वो बहुत ब्रुटल हो जाते हैं, बड़ी जबरदस्त शॉट्स खेलते हैं। तो साइम अयूब के पास अपनी फॉर्म को हासिल करने का ये बड़ा अच्छा मौका है। आल्दो को उन्होंने टी20 सीरीज में भी स्कोर किया है, लेकिन स्टिल उनको थोड़ा सा अपनी गेम को अपग्रेड करने की जरूरत है और ये सीरीज उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर नंबर 3 पे बाबर आजम की वापसी होगी। ओडीआई के वो बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान के, दुनिया के भी शायद 3-4 जो सबसे अच्छे ओडीआई बैट्समैन है उनमें वो शामिल हैं। और ओडीआई रिकॉर्ड स्टेक पे हैं, सईद अनवर की सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड के वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के लिए। तो होपफुली वो इस सीरीज को अपॉर्चुनिटी देखते हुए परफॉर्म करें और उनकी टी20 में वापसी की भी बातें हो रही हैं, आल्दो का अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन एक पीसीबी में और पाकिस्तान के एक जो प्रेशर ग्रुप है वहां पे मोहसिन नकवी को ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप इनको टी20 में ले लें। और जैसे फखर जमान अनफिट हुए हैं तो हो सकता है कि बाबर आजम को टी20 में ले भी लिया जाए। तो अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम में यहाँ पर टाई है कि कौन फखर जमान की जगह लेता है। तो उस लिहाज से ये सीरीज इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनमें से जो प्लेयर यहाँ पे अच्छी फॉर्म का मुजाहरा करेगा वो टी20 सीरीज में पाकिस्तान के लिए आ सकता है। नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान होंगे, कैप्टन भी हैं और उनके लिए भी शायद अपनी कैप्टनसी बचाने का ये आखिरी मौका है। इस सीरीज में भी अगर उनसे परफॉर्म नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि वो आगे ओडीआई में पाकिस्तान के कैप्टन ना हो और उनसे ओडीआई कैप्टनसी ले ली जाए। और साथ में ये भी है कि जैसे आपको मैंने कल एक स्टोरी में रिपोर्ट किया था कि मोहम्मद हारिस और माइक हैसन के दरमियान थोड़ी सी गड़बड़ हुई है और माइक हैसन खुश नहीं है हारिस से, और उन्होंने सिलेक्शन कमेटी से कहा है कि यार मुझे कोई और कीपर बैट्समैन दे दो। तो उसके लिए फिर रिजवान का नाम भी गर्दिश कर रहा है। तो उनके लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पे जो माइक हैसन ने जो कुछ उन्हें गोल सेट किए थे, अगर वो डिस्प्ले करते हैं कि उन्होंने अचीव किए हैं, तो वो भी टी20 में आ सकते हैं। नंबर 5 पे सलमान अली आगा होंगे। आगा ने भी टी20 में रिसेंट टाइम में कोई बहुत स्कोर नहीं किए, ओडीआईज में कुछ रन करके वो भी अपनी फॉर्म हासिल कर सकते हैं। फॉर्म में तो है लेकिन बहरहाल रन से कॉन्फिडेंस मिलता है। और एक बात यह कि आगा ने अपनी कोई बॉलिंग नहीं करवाई टी20 में जब से वो कैप्टन बने हैं कुछ खास। तो रिजवान को चाहिए कि एटलीस्ट वो तो आगा को यूज करे ताकि आगा में कुछ बॉलिंग का कॉन्फिडेंस भी आए, क्योंकि आगा ऑफ स्पिन बॉलिंग प्रोवाइड करते हैं और पाकिस्तान की टी20 लाइनअप में शायद वाहिद बॉलर हैं जो ऑफ स्पिन करते हैं। तो इसलिए उनकी उनकी बॉलिंग को यूटिलाइज करना भी पाकिस्तान के लिए एशिया कप में जरूरी होगा। तो यहाँ पर बॉलिंग प्रैक्टिस अगर करते हैं, 4-5 ओवर्स के स्पेल करवाते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। उसके बाद फिर जो नंबर 6 है वहां पे हसन नवाज का डेब्यू होने जा रहा है। हसन नवाज पाकिस्तान के लिए टी20 में तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, 180 के करीब उनका स्ट्राइक रेट चल रहा है, एवरेज भी 24-25 की चल रही है। और सिक्सेस बहुत लगा चुके हैं, 25-27 सिक्सेस अब तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लगा भी चुके हैं। तो अब आके ओडीआई में भी चूंकि पाकिस्तान को एक फिनिशर की जरूरत है, तो यहाँ पर आके वो नंबर 6 पे खेलेंगे, तो होपफुली कि पाकिस्तान का जो ओडीआई में एक फिनिशर का गैप है वो फुलफिल कर सकते हैं। नंबर 7 पे मोहम्मद नवाज की वापसी होगी ओडीआई में, बड़े अरसे के बाद ये ओडीआई टीम में वापस आ रहे हैं। शायद ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद पहली दफा है कि ये आ रहे हैं, 2 साल के बाद इनकी ओडीआई में वापसी होगी। टी20 सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था गेंद के साथ। तो लेकिन ये है कि बैटिंग में टी20 में भी अभी तक उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, तो ओडीआई में उनको बैटिंग चांसेस थोड़े ज्यादा मिलेंगे, कुछ बेहतर ओवर मिलेंगे। तो यहाँ पर उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी बैटिंग प्रैक्टिस करें, अपना बैटिंग कॉन्फिडेंस गेन करें। फिर नंबर 8 पे फहीम अशरफ होंगे। फहीम अशरफ को अब आप देख ही रहे हैं कि वो हर प्लेइंग 11 का पार्ट है, हर टीम का पार्ट है, तो क्या कहा जा सकता है। बहरहाल वो नंबर 8 पे होंगे और वो तीसरे पेसर के तौर पर भी खेलेंगे। जो बाकी 2 पेसर हैं उनमें एक शाहीन शाह अफरीदी होंगे, उनकी वापसी हो रही है ओडीआई में। और उनके साथ ऑप्शन तो काफी सारे हैं, लेकिन नसीम शाह को पाकिस्तान ये खिलाएगा क्योंकि टी20 टीम में माइक हैसन ने सिलेक्शन कमेटी से कहा है कि मुझे नसीम शाह चाहिए है, मुझे नसीम शाह दें।
तो सिलेक्शन कमेटी ने इस पर अभी इस पर चल रहा है कि सलमान मिर्जा हो या नसीम शाह हो, तो ये ओडीआई सीरीज नसीम शाह के लिए भी अपना एशिया कप के लिए केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में पाकिस्तान ने एक स्पेशल स्पिनर खिलाना है और उसमें पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है, इब्रार का ऑप्शन है और सुफियान मुकीम का है। लेकिन चूंकि सुफियान मुकीम को टी20 सीरीज खिलाएगी है और इब्रार अभी तो कुछ मैचेस नहीं खेल पाए, तो हो सकता है कि ज्यादा चांसेस ये है कि इब्रार को पाकिस्तान ये मैच खिलाएगा ताकि सारे प्लेयर्स को प्रैक्टिस मिल जाए और एशिया कप से पहले पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स जो प्रोबेबल हैं उनको कुछ गेम्स मिल जाए। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इब्रार पाकिस्तान के स्पिनर होंगे, शायद सुफियान मुकीम ओडीआई अभी तक नहीं खेल सकेंगे।